हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर फिजिक्स बाय विशाल शर्मा, ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर योर फिजिक्स सब्जेक्ट। तो आई होप आपने पिछला जो सेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट वन जरूर देखा होगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट वन सेशन में हमने बेसिकली किया क्या था उसके बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और उसका रिवीजन करने के बाद आज हमारा जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुलाम्स लॉ, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बेसिकली दिस चैनल वाज डेडिकेटेड टू द जेईई एंड नीट एस्पायरेंट्स। और जो ये मैं वीडियोस बना रहा था, ये वीडियोस भी मैं कॉमन वीडियोस बना रहा था फॉर जेईई एंड नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो डिफरेंट आते हैं, तो क्यों ना दोनों ही एग्जाम्स की सेपरेट वीडियोस बनाई जाए। तो जो सेशन मैंने शुरू किया अभी, वो सेशन जो है वो नीट स्टूडेंट्स के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, जो कि टू टू 2024 और 2025 के जो भी एस्पायरेंट्स हैं 11th-12th क्लास में हैं या फिर जो पास आउट स्टूडेंट हैं, वो इस सेशन को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो जेई एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, इस वीडियो में जो मैं आपको कंसेप्ट्स डील करवा रहा हूँ उन कंसेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना है। और उन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और उसके बाद आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। थ्योरी वाइज दोनों में कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे नीट की वीडियोस में वो नीट डेडिकेटेड रहेंगे और जेई वीडियो में जेई डेडिकेटेड रहेंगे। तो जेई के स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने जाना था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ये सब्जेक्ट्स होता है, इसमें हम किसे डील करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक अलग से सेपरेट ब्रांच होती है ये फिजिक्स की। अगर हम बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं और 11th और 12th क्लास में ये चैप्टर रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है तो व्हाइल इट इज इन द रेस्ट, वो चार्ज कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कौन से इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और कितना उसका पोटेंशियल होगा, इन सब की चीजें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील करते हैं। चार्ज के बारे में हमने देखी थी कि चार्ज क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मास हो गया, डेंसिटी होगी, विस्कोसिटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ठीक उसी तरीके से चार्ज क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके मास के साथ एसोसिएटेड होती है। अगर किसी के पास मास है तो डेफिनेटली उसके अंदर चार्जेस रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, लेकिन उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल की, लेकिन मतलब उसके अंदर चार्ज रहेगा ही रहेगा। अगर मास है तो डेफिनेटली इट हैज सम चार्ज, क्योंकि मास बना होगा एटम्स में और एटम में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। So every atom is electrically neutral because इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको ये याद रखना है, ये बेसिक सी चीजें हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनाते किस तरीके से हैं, अगर हम किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है उसको एक्स्ट्रा कर देंगे एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा इट विल बी नेगेटिव चार्ज। और ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन को तो निकाल नहीं पाएंगे, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी मोर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई उस पर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस को हम अलजेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देन वी विल गेट द नेट चार्ज। दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी अगर हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है तो हमें पेयर में पॉजिटिव नेगेटिव को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन हमने देखा था कि जो मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज होता है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज। उसके बाद हमने
देखा था कि जो हमारे क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं उस पे भी इलेक्ट्रॉन से चार्ज कम होता है, बट स्टिल दैट इज नॉट फंडामेंटल यूनिट ऑफ द चार्ज बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल। चार्जेस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपका चार्ज एक्सीलरेटेड है तो along with the electrical and magnetic field it will also radiate energy in the form of electromagnetic waves। सेकेंडरी प्रॉपर्टी की मैंने बता ही दिया था, मास होगा तो चार्ज होगा, है ना। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, बट जो आपका मास होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। तीन टाइप के मेथड्स होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। फ्रिक्शन में बिकॉज ऑफ द एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी क्या होता है, हीट जनरेट होती है और उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो एक बॉडी पॉजिटिव हो जाती है और एक बॉडी आपकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में हमने जान लिया। कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, और चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। तो ये हमने डील किया था कि किस तरीके से दो डिफरेंट चार्ज की बॉडीज है, उनको अगर मैं कांटेक्ट में लेके आता हूं तो उस केस में फाइनल चार्ज क्या होगा, उनका कुछ नहीं करना है, जो भी उन पे चार्जेस हैं उनका एवरेज ले लेना है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी किए थे अपनों ने, ठीक है। और ये डायरेक्शन है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। चार्ज विल कंटिन्यू टू फ्लो टिल द पोटेंशियल ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल। ओके, इंडक्शन से विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब भी दो बॉडी को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाएंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद फाइनल चार्ज कितना होगा। चलिए, 5 balls वाला क्वेश्चन ये तो कर लिया था हमने, ये यहाँ गलत लिखा। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था। और अभी हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना, इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसके बारे में अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, नाउ सी, देखो देखो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी के पास में मैं एक दूसरी चार्ज बॉडी लेके आता हूं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके बारे में बताना था मुझे लास्ट क्लास में। अब देखिए होगा क्या कि ये बॉडी अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज जो कि इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। नाउ पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब हो क्या रहा है देखिएगा, इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा और इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। तो ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स विल बी फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन, F1। F1 के लिए जो डिस्टेंस है वो है R1। जैसे गुलाम ला में नहीं बताया है, लेकिन फिर भी अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे एक फोर्स और आ जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन F2, एंड दिस डिस्टेंस इज R2। अब मुझे एक बात बताइए कि F1 ज्यादा है या F2 ज्यादा है ना? अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं तो ये है, मान लीजिए, चार्ज पार्टिकल B। तो चार्ज पार्टिकल B पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F2। तो मुझे पता है अवर F1 इज ग्रेटर देन F2। हमारा जो F1 होगा वो F2 से ज्यादा होगा, बिकॉज F2 जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पर है। अब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, है ना? अगर मैं दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता हूं तो उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इट विल बी डिक्रीजेस। सो दैट्स व्हाई F1 विल बी मोर। अगर F1 ज्यादा होगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है B, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कह सकते हैं कि ये वाली रोड इस डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब यहां पर आपको फील होगा अट्रैक्शन। यहाँ पे आपको क्या फील होगा? अट्रैक्शन फील होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? सिंपल सी चीज है कि अगर न्यूट्रल बॉडी के पास में कोई चार्ज बॉडी लेके आता हूं, इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, देन उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होने वाला है। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। अब इस पॉजिटिव बॉडी की जगह मैं एक नेगेटिव लेके आ जाता हूं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, it will attract positive positive positive, it will repel negative negative negative। तो again force of attraction F1, force of repulsion F2। तो भैया अभी भी F1 will be more as compared to F2। so if F1 is more as compared to F2, तो अभी भी यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन। तो मतलब न्यूट्रल बॉडी के पास अगर आप कोई भी चार्ज बॉडी लाओ, चाहे इवन इट इज पॉजिटिव चार्ज, इवन इट इज अ नेगेटिव चार्ज, इट विल अट्रैक्ट। अगर न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ भैया वो बॉडी चार्ज है। न्यूट्रल न्यूट्रल तो कभी नहीं करेगा, लेकिन न्यूट्रल बॉडी के पास में कोई ऐसी बॉडी लेके आता हूं कि न्यूट्रल बॉडी उसको अट्रैक्ट करने लगे, तो हम समझ जाएंगे कि वो बॉडी कैसी है? चार्ज बॉडी है। लेकिन केवल अट्रैक्शन से हमें पता चल जाएगा क्या कि टाइप ऑफ चार्ज कौन सा है, कि वो रोड पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है? नहीं। अट्रैक्शन से हमें ये नहीं पता लग सकता कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम आते हैं हमारे आज के सेशन में। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट डीपीपी मॉक टेस्ट और इस लेक्चर के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम चैनल डॉक्टर फिजिक्स नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, फ्रूटफुल लगता है, एंड इफ यू गेन समथिंग नॉलेज, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है कूलम्ब्स लॉ। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। सेम वैसा ही ये लॉ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो एक बार हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे कि भैया एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए। तो कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, मतलब अब मैं एक एक करके एक एक वर्ड को आपको समझाता हुआ जाऊंगा। स्टेशनरी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो ही गया। चार्ज पार्टिकल मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल का मतलब ये है कि ये जो लॉ है ना,
ये केवल और केवल पॉइंट चार्जेस पर ही लगने वाला है। केवल और केवल कैसे चार्जेस पे लगने वाला है? केवल और केवल पॉइंट चार्जेस पर ही आपका लगने वाला है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन आर बिटवीन द पार्टिकल्स एंड डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q1। पॉजिटिव मतलब Q1 ही ले लो, सिंपल Q1 लिख लेता हूं, इट में बी पॉजिटिव इट में बी नेगेटिव। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, ये है हमारा चार्ज पार्टिकल Q। अब ये कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्स इनके बीच में लगने वाला है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। इन दोनों को जिस लाइन से हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जिस लाइन से हम जोड़ेंगे उसके अलोंग इस पर फोर्स लगने वाला है, उसके अलोंग इस पर फोर्स लगने वाला है। अगर अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो देखेंगे ये जो Q1 होगा, ये Q1 Q2 पर इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और ये Q2 Q1 पर इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो इसकी एब्रिविएशन ध्यान से समझिएगा। दिस इज द फोर्स ऑन 2 बाय 1, force on 2 by 1 and this is force on 1 by 2। पहले तो हम वो सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिस पर फोर्स लग रहा है। 1 पे लग रहा है तो F1, 2 पे लग रहा है F2, 3 पर लग रहा है F3, 4 पे लग रहा है F4 और उस पर लगा कौन रखा है उसको हम बाद में लिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सबस्क्रिप्ट ध्यान रखिएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय आर स्क्वायर। तो मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है F12 या फिर F21, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय आर स्क्वायर, which means it is the inversely proportional to the square of the distance between them। तो पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। बढ़े आगे की ओर, चलिए नेक्स्ट चीज पे आता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 and Q2 on the two particles, which means it is proportional to the Q1 and Q2। Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके ये प्रोपोर्शनल रहेगा। थर्ड क्या है? इट इज अट्रैक्टिव अगर चार्जेस अपोजिट साइन के हैं एंड इट इज रिपल्सिव अगर चार्जेस क्या हैं? सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं। तो अब मैं इसको सिंपल लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां से कंबाइन करके लिख देता हूं। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। कौन किस पर क्या लगा रहा है, कहां लगा रहा है, बाद में देखेंगे। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अब फिर वापस मैं इसको कंबाइन करता हूं, तो जब मैं वापस से इसको कंबाइन करूंगा, व्हाट विल आई गेट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। और अगर अब मैं यहां से प्रोपोर्शनिटी हटाता हूं, अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनिटी हटाता हूं, व्हाट विल आई गेट? Fe इक्वल टू K प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है बट सबसे लेंथी चैप्टर है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर भी है। इससे आने वाला क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं हो सकता अगर आपने अच्छे से इन चीजों को डील किया है तो। चलिए ठीक है। नाउ व्हाट इज K? पहले तो K की यूनिट की बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा दैट Fe इक्वल टू K Q1
Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से K क्या आ जाएगा, K विल बी इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। यहां से आप क्या कर सकते हो, इसके यूनिट निकाल सकते हो। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर की यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम स्क्वायर। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गुलाम साहब ने जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको के की वैल्यू के बारे में पता चला। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट एंड इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट वही, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। दूसरी चीज दूसरी चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे कि यहाँ इनके बीच में कोई नहीं था, वैक्यूम था या फिर एयर थी। मैंने ऐसे नहीं कहा कि इनके बीच में क्या फ्लूइड है, मतलब मीडियम का मैंने जिक्र नहीं किया। तो ये जो हमने लो निकाला है, डिराइव किया है, इट इज इन वैक्यूम। ये वैक्यूम है, या फिर हम एयर को कंसीडर कर सकते हैं। किसको कंसीडर कर सकते हैं, एयर को। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर कोई मीडियम प्रेजेंट हो, इफ सम मीडियम इज प्रेजेंट, अगर कोई मीडियम हो तो उस केस में क्या होगा, अब फोर्स तो वो नहीं रहेगा, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस विल बी चेंज। अब ये कितना चेंज होता है देखिएगा, सिंपल सी चीजें हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और अगर बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट हो तो क्या होगा, देखो के को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो जब अगर बीच में कोई मीडियम आ जाएगा तो हम वहां पे एप्सिलॉन नोट की जगह लेंगे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट के अलोंग सॉरी हम लेंगे एप्सिलॉन आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे एक एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखिएगा एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। उसके बाद आता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ओके, नाउ सी what is relative permittivity epsilon r, it is equal to permittivity divided by permittivity of the free space। और इसको हम कभी कभी k भी लिख देते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं 2 k यूज कर रहा हूं, तो ऐसा कीजिए, इसको आप स्मॉल के लिख लीजिए और इसको आप कैपिटल के लिख लीजिए। इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो एप्सिलॉन आर की जगह आप के भी लिख सकते हो। नाउ अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ सम मीडियम इट इज, इफ इट इज एफ ई डैश, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ई, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर का एप्सिलॉन आर, एंड इट विल बी इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के। सो दिस कम्स टू बी, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट होगा तो एफ ई डैश विल बी इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाय के, एफ ई डिवाइड बाय के। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ इसी के बेस्ड पर एक क्वेश्चन है, इसी के बेस्ड पर एक क्वेश्चन है, देखिए। नाउ this is the question asked in the NEET examination. When air is replaced by the dielectric medium of dielectric constant, शायद by dielectric medium of a dielectric constant K, then the maximum force of attraction between the two charges separated by the distance. तो भैया अभी हमने देखा था, this Fp dash will be equal to Fe divided by K, ओरिजिनल वैल्यू का 1 by K टाइम्स होगा, तो इंक्रीजेस K टाइम्स K टाइम इंक्रीज हो जाएगा, गलत, रिमेन्स अनचेंज, गलत हो जाएगा, डिक्रीजेस K टाइम्स नहीं, इंक्रीजेस K की पावर -1 टाइम्स, यानी K नीचे है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, K की पावर -1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी चीज, K की पावर -1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी, है ना। नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पीछे लेके जाना और वापस इस वीडियो को देखना है आपको। इज इट क्लियर? बढ़े आगे की ओर, चलिए। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q, आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q। चलो पहले टेस्ट और सोर्स चार्ज की बात कर लेते हैं, है ना। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसके ऊपर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है। और सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बट इवेंचुअली हम कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो है ना, ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ है। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पर लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला इसमें फंडा है। तो चलिए पहले तो या तो अपने करते हैं, एक सिस्टम ऑफ चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज ले लेता हूं, एक ही चार्ज Q, और ये जो Q चार्ज है ये मेरा है सोर्स चार्ज, ठीक है। नाउ अब मैं लेता हूं यहां पे एक स्मॉल q, और ये है मेरा टेस्ट चार्ज। और इनके बीच का जो वेक्टर है वो है मान लीजिए r वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, बड़ी बना देते हैं। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ r वेक्टर। इज इट क्लियर? अब ये दोनों पॉजिटिव है भाई साहब, तो टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में।
टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो देखिएगा एफ ई हमें मालूम है कि ये क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, ये तो सबको मालूम है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों पे लगा देता हूं वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। बट इसमें अगर हम देखें तो के कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता, चार्ज वेक्टर नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है, आर स्क्वायर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स मैं मान लेता हूं ये आर कैप डायरेक्शन में लग रहा है। ये वाली जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं कि ये डायरेक्शन है आर कैप। क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आर कैप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हमें पता है कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है, उस वेक्टर क्वांटिटी के पास एक तो उसका होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है उसके पास उसकी डायरेक्शन। तो ये देखिए, ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, आर कैप है। तो भैया मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर कैप को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह मैंने क्या लिखा, आर कैप की जगह लिखे मैंने आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। तो एफ ई force will be equal to K Q1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब, और यहां पे क्या आ रहा है, R वेक्टर। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बताएगा आपका फोर्स अलोंग विद द डायरेक्शन, फोर्स कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। अभी मैं स्लोली क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेक्टर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो इसमें के Q1 Q2 और डिवाइड बाय आर क्यूब, आर वेक्टर एफ सी वेक्टर की वैल्यू है। अब ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया इन द वेक्टर फॉर्म, इसमें हमने Q1 Q2 चार्ज को क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव चार्ज। तभी तो एफ ई वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। बात आ रही है समझ में? एफ ई के ऊपर जो वेक्टर लगा है, आर के ऊपर जो वेक्टर लगा है, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये जिस डायरेक्शन में तीर जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है। जब आर वेक्टर की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो Q1 Q2 चार्ज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब है प्लस। अगर यहां पर आ जाता है माइनस, यहां पे आ जाता है माइनस, माइनस कैसे आएगा, जब मैं Q1 Q2 चार्ज को, Q1 Q2 चार्ज को उसके साइन के साथ लिखूंगा, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अलोंग विद द साइन जब मैं Q1 Q2 लिखूंगा, हो सकता है यहाँ प्लस आए, हो सकता है यहाँ माइनस आए। दोनों अगर माइनस आ रहे हैं, दोनों अगर माइनस हैं तो प्लस आएगा, दोनों प्लस हैं तो प्लस आएगा, दोनों में से कोई एक माइनस हो गया तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब होगा दिस फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, दिस फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। जब तक यहाँ पे प्लस है तो फोर्स की डायरेक्शन आर की डायरेक्शन सेम है, और जब यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा तो फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, force will be opposite to the direction of r vector. Is it clear to everyone? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखना है, अगर नोट याद रखोगे तो नोट छापोगे। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ always put the value of charge q and q, Q1 Q2 बना दिया क्या मैंने इनको, चलो इसको Q Q लिखना पड़ेगा यार, ये Q1 Q2 is something, it is Q1, it is Q2, ठीक है।
put the value of charge q and q with sign in the formula of Fe in vector form. ठीक है? And what is R? R is the position vector of test charge with respect to the source charge. Test charge with respect to सोर्स चार्ज. अगर आपका वेक्टर थोड़ा वीक है ना, वेक्टर का पोर्शन थोड़ा वीक है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो वेक्टर फॉर्म में ही होने वाला है. ठीक है? टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ चार्ज -1 माइक्रोकूलम and 2 microcoulomb are kept at a point A and B respectively. Find out the electric force on -1 microcoulomb charge. अब देखो, सिंपल, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ो. दो चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब पॉइंट चार्ज हैं, -1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम. फोर्स किस पे निकालना है? -1 माइक्रोकूलम पर. सो इट विल बी अवर टेस्ट चार्ज एंड इट विल बी अवर सोर्स चार्ज. तो भैया सोर्स चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, उसको हमने यहां रख दिया. और टेस्ट चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, उसको हमने यहां रख दिया. इसका पोजीशन बता रखा है 7, 4, 2 और इसका पोजीशन बता रखा है 3, 1, 2. This is charge A, this is charge B, and we want to know the force on test charge. भैया तीर बनाओ, तीर. ठीक है? इसको इससे जोड़ो. दिस इज तीर. तीर मारना जरूरी है भैया, तीर मारना जरूरी है. तीर नहीं मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. नाउ सी, दिस इज आर वेक्टर. ये कैसा वेक्टर है? आर वेक्टर है. अब देखो फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हमें चाहिए. फॉर्मूला हमारा क्या है सर? वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर क्यू और आर वेक्टर. आर क्यूब और आर वेक्टर. अब हमें निकालना पड़ेगा आर वेक्टर. इसका हमेशा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल. क्या ध्यान रखना हमेशा इसके लिए? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना. तो भैया फाइनल है ये, माइनस इनिशियल है ये. फाइनल है ये, माइनस इनिशियल है ये. तो इस वेक्टर से इस वेक्टर को माइनस कर दो. फाइनल माइनस इनिशियल. जिनको वेक्टर नहीं आ रहा है उनके लिए जुगाड़ है, फाइनल माइनस इनिशियल. नाउ फाइनल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. थोड़ा धीरे चलेंगे. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. केवल इसी क्वेश्चन में वेक्टर लूंगा, बाद में नहीं लेंगे, समझाने के लिए. आर ए वेक्टर क्या है? 3i 1j 2k. 3i माइनस 1j प्लस 2k कैट माइनस आर बी 742 7i 4j 2k. माइनस करो. आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस ऑफ 4i और 1 माइनस 4 माइनस का 3j 2 माइनस 2 0. सो दिस इज द आर वेक्टर. इस आर वेक्टर को भाई साहब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 4i प्लस का 3j. और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर,
this will be equal to under root of 4 square plus 3 square, so it will be equal to 5. So now what will be this electrostatic force? This force will be equal to k का k पड़ा रहने दो, और सॉल्व करना है सॉल्व कर लेना, q की जगह वैल्यूज रख दो, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर लिख दो, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई q, -1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम, -1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम डिवाइड बाय 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 4i प्लस 3g। क्या सबके दिमाग में घुसा? इसको सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेना ना, मेरे इसमें मैंने सॉल्व नहीं कर रखा है कि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ। चलो ठीक है, वे कर लेना, न्यूटन में आ जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आज इन द नीट एग्जामिनेशन। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively placed at a certain distance apart, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस R, the force acting them between them is F। अगर 20% of charge A is transferred to 20 charge B, then the force between the charges become, दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो सिंपल सी चीज है, नाउ सी, ये है पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू लेके कर लो, वैल्यू लेके कर लो, समझ आ जाएगा। प्लस का क्यू है तो इसका चार्ज है प्लस का, मान लो 100 है, 100 कूलाम मान लो, मतलब कोई वैल्यू ले लो, ये नेगेटिव चार्ज, इसका मान लो ये माइनस का 100 है। सिंपल आइडेंटिकल चार्ज। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है अपने को और कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। बीच का डिस्टेंस है r और इनके बीच में फोर्स लग रहा है Fe। नाउ दिस Fe इज व्हाट? ये Fe आ गया आपका F। अब ये भैया क्या कर रहा है? ये भैया कह रहा है कि ये जो प्लस का चार्ज था ना, प्लस का 100 गुलाम, उसका 25% निकालो और बी को दे दो। इसका 25% निकालेंगे तो प्लस के 100 में से इसका 25% माइनस कर दो, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? और ये चार्ज हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? बी को। बी का चार्ज कितना है? इसमें हमने कितना चार्ज जोड़ा? इससे प्लस का 25 निकाला और इसको प्लस का 25 दे दिया, है ना? तो अब ये कितना हो गया? माइनस का 100 प्लस का 25 माइनस का 75 गुलाम, प्लस का 75 और माइनस का 75। ठीक है, ले लो। अब इसमें जो एफ डैश लगेगा इट विल बी के प्लस का 75 माइनस का 75। अब ये केवल मैग्नीट्यूड है तो 75 75 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 75 75 बीच का डिस्टेंस r डिवाइड बाय r का स्क्वायर, और ये f क्या है? ये f है k 100 100 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। अब r तो दोनों में कांस्टेंट था तो उसको लो चाहे ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू फोर्स f डैश, डिवाइड बाय f कर दो, r r कट जाएगा, f डैश क्या है? k 75
75 डिवाइड बाय एफ क्या है के 100 100। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करोगे के से क्या कट जाएगा तो 3/4 3/4 ये 9 बाय क्या हो जाएगा 16। सो एफ डैश अपॉन एफ equal to 9 divided by 16. So f dash will be equal to 9f divided by 16. Option C is the right answer है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन आप कर लेना। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रखा है आपने। सपोज चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ये बोल रहा है भैया दोनों का चार्ज सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक पर चार्ज है -e और एक पे चार्ज है E प्लस डेल्टा E। तो भैया प्रोटॉन पर चार्ज ज्यादा है E प्लस डेल्टा E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है कम माइनस का E, डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। अब मैं क्या करता हूं, दो हाइड्रोजन एटम लेता हूं, दो हाइड्रोजन एटम को लेके एक डी डिस्टेंस पे रखता हूं, और डी डिस्टेंस पर रखने के बाद, उनका एटॉमिक साइज से बहुत बड़ा है, डी डिस्टेंस पर रखने के बाद उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं उसके कारण वो क्या है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, so if the net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atoms placed at a distance d apart is zero, then the delta E is the order of। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पहले तो एटम की बात कर लेता हूं। एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक अंदर प्रोटॉन होगा। इनके अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो नेट चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन के पास चार्ज है E प्लस डेल्टा E, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है माइनस का E। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम कंसीडर करता हूं तो एटम के पास चार्ज कितना होगा, E प्लस डेल्टा E माइनस E, E से ही कट जाएगा, तो एटम के पास चार्ज कितना रह जाएगा, एटम के पास चार्ज रह जाएगा डेल्टा E, और इसका मास कितना है m। और एक हाइड्रोजन एटम मैंने और ले लिया, उसको मैंने यहां रख दिया, उसके पास भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा डेल्टा E, और ये क्या हो जाएगा m। अब ये डेल्टा E कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये एटम एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। और इन दोनों के पास मास है, मास होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। 1 सेकेंड, बैटरी लो। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में इक्वल होंगे, तो नेट क्या हो जाएगा 0। तो करो, एफ जी इक्वल टू एफ ई। सो व्हाट इज एफ जी, जी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू के डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो भैया ये तो कट गया गया, तो अब बस वैल्यूज पुट करनी है। जी, जी की वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जी का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मेरे को याद नहीं है, क्वेश्चन गिवन होता है लेकिन इस बार नहीं गिवन है। मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है लेकिन जी का वैल्यू गिवन नहीं है। 6.67 कितना होता है फटाफट बताओ, याद कर रहे हो तो पुट करो, देखो जी का वैल्यू पुट करो, ये सब वैल्यू पुट करो और देखो 10 की पावर में क्या आंसर आ रहा है। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर। तो ये 10 वाला उठाओ, बाकी सीधे छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और 1.67 का स्क्वायर छोड़ोगे, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, इस 9 को छोड़ दो, बाकी 10 वाला उठा के देखो, आंसर के हम पास में पहुंच जाएंगे। सो डेल्टा ई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 27 का होता है 54, तो 10 की पावर अब सही है, 10 की पावर -54, और यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाय 10 की पावर 9, तो 10 की पावर -54, 10 की पावर -11, 10 की पावर -64, 64 चला गया और नीचे अब है 9, तो 10 की पावर 64 में से 9 गया 55, तो डेल्टा ई विल बी अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -55, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 10 की पावर -55 डिवाइड बाय 2, तो 27 के आसपास हो जाएगा लगभग। 27 तो आ नहीं रहा इसमें, 37 आ रहा है, तो या तो अपने कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, 10 की पावर -11 माइनस का 27, ये 54, और ये वहां जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ गड़बड़, ये ही गड़बड़ पता चली ना। ये क्या कर रहे हो, ये 10 की पावर नीचे 9 है ना, तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 10 की पावर -11 -54 माइनस का 9, तो ऐड करना है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इसीलिए आंसर पे नहीं पहुंच रहे। 10 की पावर ये 65 और ये 9 74, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 10 की पावर -74 डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी 10 की पावर -37। हाँ जी 37 है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चीज समझ में आई? आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, कुछ एडिशनल है तो मैं आपको होमवर्क डाल देता हूँ, जो आप सॉल्व कर लेना इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एज अ होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप जब भी कभी वीडियो देखो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे देना, है ना। ऐसे काफी क्वेश्चन है जो हम डील करने वाले हैं आगे, ठीक है। चलो चलिए, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा आज के सेशन से। वेक्टर को थोड़ा पढ़ के रखिएगा, क्योंकि वेक्टर से ही आप कॉलम लॉ को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अभी तो टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी है, तो कॉलम लॉ भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे, तब तक लिखा है बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।